हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, ये अभी फिलहाल करंट का बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आप देख पा रहे होगे, इसमें लिखा हुआ है रशिया टेक्स प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी फॉर दिस मंथ, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो दोस्तों यूएन का एक बहुत ज़्यादा अहम ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस महीने के लिए यानी कि अप्रैल मंथ के लिए जो यूएनएससी का प्रेसिडेंसी है वो रसिया के पास है। आप दोस्तों न्यूज़ में देख सकते हो, रसिया अज्यूम्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी डिस्पाइट यूक्रेनियन एंगर। यूक्रेन और रसिया का वॉर होने के बाद भी रसिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली। रसिया टेक्स ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। Russia runs the UN Security Council this month. Ukraine says that it's the world April Fool's joke. दोस्तों, इसको क्या नाम है, यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन फिर भी रसिया को अब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली है। और दोस्तों, जो प्रेसिडेंसी मिलती है, ये जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको जो इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको प्रेसिडेंसी मिलती रहती है। तो अभी फ़िलहाल रसिया का नंबर आ गया है और रसिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिल चुकी है। अगर दोस्तों आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप एक बार मेरी वीडियो में जा सकते हैं। यहाँ पे आई कार्ड पे क्लिक करके आप मेरी वीडियो में जाके वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के बारे में और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से जान सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं और इसको हम समझते हैं कि ये क्या है और क्यों है। दोस्तों, आपको पता है कि पिछले एक साल से रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन फिर भी रसिया को प्रेसिडेंसी मिलना यूएनएससी की अपने आप में एक बहुत ज़्यादा विचित्र बात है। जो यूक्रेन है उसको तो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है कि रसिया को प्रेसिडेंसी कैसे मिल सकती है। और दोस्तों, बिल्कुल सही बात भी है कि अगर रसिया को प्रेसिडेंसी मिली है तो इसके रसिया बेनिफिट भी उठा सकता है। और दोस्तों, अगर रसिया को इसकी प्रेसिडेंसी मिली है तो बाकी देश इसकी प्रेसिडेंसी को मतलब एलिमिनेट करने के, इसको रिवोक करवाने के, या यूक्रेन इसको रिवोक करवाने के लिए वर्ल्ड से डिमांड भी कर रहा है। तो दोस्तों, अब हम इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अब दोस्तों, यूएनएससी में क्या होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। यानी कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, जैसे कि यूके, चाइना, यूएसए, रसिया एंड फ्रांस। दोस्तों, ये 5 मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के, जिनको हम विटो पावर कंट्रीज भी बोलते हैं। और जो दोस्तों 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनका जो टर्म होता है वो 2 ईयर्स का होता है। और इंडिया भी हाल रिसेंटली जो पिछले मेंबर सेलेक्ट हुए थे उनमें इंडिया भी इसका नॉन परमानेंट मेंबर था। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 141 कंट्रीज ने, हाँ दोस्तों, 141 कंट्रीज ने रसिया के खिलाफ अगेंस्ट में वोट किया था अभी रसिया यूक्रेन वॉर को लेके। और फिर उसी रसिया को अभी यूएनएससी की प्रेसिडेंसी मिली है। तो दोस्तों, यूक्रेन ने इसको अप्रैल फूल जोक्स यानी कि बहुत ही भद्दा अप्रैल फूल जोक्स में से काउंट किया है। आप यहाँ पे न्यूज़ में देख पा रहे होगे, रसिया रन्स द सिक्योरिटी काउंसिल दिस मंथ, यूक्रेन सेज इट इज द वर्स्ट फुल अप्रैल जोक। अब दोस्तों, इससे क्या है कि इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब मान लो, जैसे कि आपको पता है, जो अभी थोड़े दिन पहले कुछ न्यूज़ आई थी जिसमें हमने पढ़ा था कि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है, जो उसने आईसीसी ने वारंट जारी किया था पुतिन के लिए और इसके फॉरेन मिनिस्टर के लिए, जो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर रसिया के, उनके लिए और पुतिन के लिए, दोनों के लिए एक वारंट जारी किया गया था। मेनली तो इसको लेके क्या है कि पुतिन ज़्यादा हाईलाइटेड थे, लेकिन उसमें हम उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी जहाँ तक काउंट कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो आईसीसी वारंट में जो मेनली हाईलाइटेड थे वो पुतिन थे। उसमें अब देखो दोस्तों, यूएनएससी की प्रेसिडेंसी रसिया को मिल चुकी है। अब रसिया को अपनी प्रेसिडेंसी शो करने के लिए या रूल्स बनाने के लिए या अपनी प्रेसिडेंसी
के अंतर्गत वर्ल्ड को चलाने के लिए, तो उसके हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में जाना ही होगा। लेकिन अब आपने ये भी पढ़ा था कि क्या रसिया, पुतिन और क्या इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये लेवरोव, ये क्या अमेरिका जाएंगे या क्या ये अमेरिका विजिट करने के एबल हैं, यस या नो। अगर दोस्तों आईसीसी का जो वारंट है वो जारी हो रखा है और उसमें ये कंडीशन होती है कि जो उसके मेंबर्स होते हैं वो, अगर मान लो पुतिन जो अगर अमेरिका जाएंगे और वो आईसीसी के मेंबर हैं और वहाँ पे, मतलब अगर आईसीसी के मेंबर हैं अमेरिका, तो वहाँ पे इनको क्या है कि इनको अरेस्ट किया जा सकता है। जो जितने भी आईसीसी मेंबर कंट्रीज हैं वो पुतिन को अरेस्ट भी कर सकते हैं, इनके जो खिलाफ वॉर क्रिमिनल को लेके जो वारंट जारी हो रखा है उसको मद्देनजर रखते हुए। और जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं अगर ये वहाँ पे जाएंगे तो इनको मद्देनजर रखते हुए भी इनको भी अरेस्ट किया जा सकता है। अब दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल उठा हुआ है, तो फिर इसमें अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन यूक्रेन है जो, वो तो परमानेंटली डिमांड कर रहा है कि रसिया है जो, रसिया से उसकी जो परमानेंट मेंबरशिप है वो ही हमें छीन लेनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि रसिया से उसकी परमानेंट मेंबरशिप छीन ली जाएगी, और क्या हम रसिया से या फिर जो भी परमानेंट मेंबर्स हैं या यूएन के जो मेंबर्स हैं क्या वो रसिया से इसकी परमानेंट मेंबरशिप छीन सकते हैं। तो दोस्तों इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं जिससे आपको फिर पॉइंट समझ में आते जाएंगे। नाउ रसिया कैन मेक ओन रूल्स इन हिज इंटरेस्ट। अब दोस्तों रसिया प्रेसिडेंट है तो रसिया अपने खुद के रूल्स बना सकता है। रसिया वो रूल्स बना सकता है जो इसके इंटरेस्ट में होंगे। अब रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अब इसको देखते हुए रसिया अपने खुद के जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो बना सकता है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा ही क्वेश्चन मार्क है वर्ल्ड के लिए कि क्या रसिया इसमें, मतलब यूक्रेन के बहुत ज़्यादा खिलाफ भी जा सकता है। बिल्कुल क्यों नहीं जा सकता दोस्तों, अगर एक पॉइंट से देखें तो रसिया बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल वॉर चल रहा हुआ है और इसमें अगर रसिया को प्रेसिडेंटशिप मिली है तो रसिया इसका बेनिफिट भी उठा सकता है। और दोस्तों इंडिया जो है, इंडिया भी अपनी परमानेंटली डिमांड रेज करता रहता है और रेज कर रहा है पिछले कुछ सालों से कि परमानेंट मेंबरशिप हमें मिलनी चाहिए, और बिल्कुल डेफिनेटली मिलनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा हावी दावेदार है इसका परमानेंट मेंबरशिप का, क्योंकि इंडिया दोस्तों वो सारे क्राइटेरिया फुल कर रहा है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप हर हालत में मिलनी चाहिए, और मिलनी चाहिए नहीं, अभी तक तो मिल जानी चाहिए थी। तो दोस्तों अब इसमें कुछ सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या रसिया की जगह रसिया को परमानेंट मेंबरशिप से एलिमिनेट करके इंडिया को यहाँ पे परमानेंट मेंबरशिप मिल सकती है? क्या ये पॉसिबल है या ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है? दोस्तों जो ये हैं ये यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं डेमिट्रो कुलेबा, ये यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये सवाल भी उठ रहे हैं, क्या रसिया को अगर यहाँ परमानेंट मेंबरशिप से हटा दिया जाता है तो यहाँ पे क्या इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल सकती है? उन 5 कंट्रीज में क्या मेंबरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोस्तों रसिया परमानेंट मेंबरशिप से हटेगा या नहीं हटेगा, उसको हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है। तो चलो दोस्तों वीडियो में थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। अब दोस्तों जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं डेमिट्रो कुलेबा, इन्होंने ट्वीट किया था, जो रशियन प्रेसिडेंसी इन द यूएनसी इज ए स्टार्क रिमाइंडर दैट समथिंग इज रॉन्ग विद द वे इंटरनेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इज फंक्शनिंग, ए state that systematically ruins international peace and security will be prioritizing or the body tasked with maintaining them। अब दोस्तों इन्होंने ये बोला है कि जो रसिया की प्रेसिडेंसी होगी या है उसमें यूएनसी में, वो एक हमारे लिए रिमाइंडर है कि कुछ तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जिसमें 5, इन्होंने वीडियो भी डाली थी, इन्होंने एक वीडियो भी डाल रखी है, लेकिन दोस्तों ये वीडियो तो नहीं दिखा सकता मैं यहाँ पे, लेकिन आप इनके ट्वीट से समझ सकते हो। इन्होंने बोला था कि जो यहाँ पे यूएनसी की जो आर्किटेक्चर है और जो उसमें जैसे कि दोस्तों 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो विटो पावर कंट्रीज होते हैं। उन्होंने बोला अगर रसिया जो यूएनसी की प्रेसिडेंसी करेगा ना तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर हो सकता है
कि आर्किटेक्चर जो सिक्योरिटी फंक्शनिंग है उसमें कुछ गलत चल रहा है, उसमें कुछ गलत है। ए स्टेट जिस एक इनका कहना ये है कि एक स्टेट जिसने किसी दूसरे स्टेट्स की इंटरनेशनल लेवल पे पीस रूइन खत्म कर दी हो, शांति भंग कर दी हो और सिक्योरिटी विल बी एंड सिक्योरिटी को भी खतरा में पहुंचा दिया हो, तो क्या दोस्तों वो प्रेसिडिंग करेगा या वो पीस मेंटेन कर पाएगा? यहाँ पे इनका कहना ये है। अब दोस्तों यूक्रेन ने यूएनसी से डिमांड की है कि रशिया की परमानेंट मेंबरशिप को एलिमिनेट कर दिया जाना चाहिए। अब इसमें देखो यूएनसी क्या स्टेप उठाएगा या क्या स्टेप उठा सकता है, क्या रशिया की जो परमानेंट मेंबरशिप वो चली जाएगी या नहीं जाएगी, इसमें यूक्रेन कितना सफल हो पाएगा या इसमें रशिया को कुछ हार्म होगा या नहीं। तो दोस्तों हमारे पास कुछ तथ्य होंगे, तर्क होंगे जिनको हम पढ़ के थोड़ा बहुत अनुमान लगा पाएंगे कि रशिया के पास इसकी मेंबरशिप रहेगी या नहीं रहेगी। अब दोस्तों 26 फरवरी 2022 को, जैसे पिछले साल 1 साल हो गए युद्ध को शुरू हो रखा है, तो जैसे युद्ध शुरू हुआ था उसके जस्ट 1-2 दिन बाद ही 26 फरवरी 2022 को यूएस टू इम्पोज सेक्शन ऑन पुतिन एंड लेवरोव, जो यूएस ने पुतिन के ऊपर प्रेसिडेंट रसिया और जो लेवरोव हैं जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशियन फेडरेशन है या रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव, उनके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे कि यूएस टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन पुतिन एंड लेवरोव कैनॉट ट्रेवल यूएसए, विल इट बी पॉसिबल टू गो टू यूएसए फॉर रिप्रेजेंटेशन। अब देखो इनको प्रेसिडेंसी मिली है रसिया को, तो क्या रसिया के लिए पॉसिबल होगा कि वो यूएस से जाके वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करे? और क्या दोस्तों आप ऐसा समझते हो कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो सिर्फ अमेरिका का एक पार्ट है या अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आके काम करता है, या फिर अमेरिका उसका ओनर है, जो अमेरिका बोलेगा वही वही करेगा? यूएनएससी तो एक इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, तो उसमें लेके तो मुझे नहीं लगता कि जो यूएसए का ट्रैवल से लेके और वहाँ के यूएनएससी के रिप्रेजेंटेशन से कुछ संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा और वहाँ पे नहीं जा पाएंगे या फिर उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो फिर इसमें ये भी कहा जा सकता है कि जो यूएसए है उसका यूएनएससी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, या यूएनएससी जो है वो सिर्फ यूएसए के कहने से काम करता है। तो दोस्तों ये भी सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी खड़े हो रहे हैं। अब दोस्तों सितंबर 2022 में क्या बोला था? रसिया ने बोला था कि नो यूएस वीजाज फॉर पुतिन एंड लेवरोव विल बी दे अरेस्टेड बाय यूएसए। अब इन्होंने सितंबर 2022 में ये बोला था कि जो यूएसए है उसने रसिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन है और लेवरोव जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके लिए वीज़ा बिल्कुल कैंसिल कर दिए हैं, उनके लिए कोई वीज़ा नहीं है यूएसए का। और दोस्तों हमारा ये भी मानना है जैसे आईसीसी वारंट इशू होने के बाद क्या अगर ये दोनों अमेरिका गए तो वहाँ पे इनको यूएसए अरेस्ट कर लेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है या ऐसा पॉसिबल नहीं है? तो दोस्तों हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बट एक ये क्वेश्चन लोगों के मन में बना हुआ है कि क्या ऐसा पॉसिबल होगा अगर ये दोनों यूएस से गए वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो क्या यहाँ पे इनको अरेस्ट किया जा सकता है? अब दोस्तों यूक्रेन क्या बोलता है? यूक्रेन वॉज वन पार्ट ऑफ यूएसएसआर। यूक्रेन भी क्या यूएसएसआर का पार्ट था जब ये 15 कंट्रीज टूट के अलग हुए थे टिल 1991 यानी कि 1991 तक। आफ्टर दैट ओनली परमानेंट मेंबरशिप ओनली गिवन टू द रसिया। 1991 जब यूएसआर टूट गया था 15 कंट्रीज में, उसके बाद जो परमानेंट मेंबरशिप मिली थी दोस्तों वो सिर्फ रसिया को मिली थी। नाउ यूक्रेन इज सेइंग और क्लेमिंग, अब यूक्रेन से कह रहा है और क्लेम कर रहा है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको रसिया से उसकी जो परमानेंट मेंबरशिप है वो एलिमिनेट करके और जितने भी वो मेंबर्स जिनका जो कंट्रीज थे जिनका ब्रेकडाउन हुआ था उन सभी को परमानेंट मेंबरशिप दे देनी चाहिए। तो दोस्तों क्या ऐसा पॉसिबल होगा या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि इसमें यूक्रेन का कहना यह भी है कि जो रसिया है उसको सिर्फ एक लेटर पे साइन करके ही ये परमानेंट मेंबरशिप दी गई थी, बाकी कुछ अमेंडमेंट नहीं लाया गया था यूएनसी में, या फिर यूएन क्रैक जो चार्टर है उसमें कोई खास अमेंडमेंट नहीं लेके आया गया था। बस एक जो प्रोटोकॉल साइन हुआ था जिसकी वजह से फिर रशिया को
एल्मा अटा प्रोटोकॉल साइन हुआ था, जिसकी वजह से रशिया को मेंबरशिप मिली थी। तो अब यूक्रेन कह रहा है कि हम उसको नहीं मानते हैं और रशिया की जो मेंबरशिप है उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए, और यूक्रेन के साथ साथ जितने भी कंट्री जो टूट के अलग हुए थे उन सभी को परमानेंट मेंबरशिप दे देनी चाहिए। अब दोस्तों यूएनसी की जो हिस्ट्री है, यूएनसी बनाया क्यों गया था, इसकी जो सबसे मेन वजह ये थी कि पीस, वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए। क्योंकि दोस्तों यूएनसी को वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बनाया गया था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 तक चला। अब 1919 जैसे ही 20 साल, जस्ट 20 साल बाद ही 1939 को क्या हुआ था कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो इन दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में इतना कम टाइम था। फिर इन वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद एक ऐसा गैप मेंटेन करने के लिए कि भविष्य में कभी वर्ल्ड वॉर ना हो और पूरी दुनिया में शांति रह सके और पूरी दुनिया सुरक्षित रह सके, तो यूएनएससी का गठन किया गया था। अब दोस्तों दो चांसेस कैसे हो सकते हैं कि रसिया की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको रिवोक किया जा सकता है। अब उसमें क्या पॉसिबिलिटी है। अब दोस्तों सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि एक रिजोल्यूशन पास किया जाए और उसमें ये मतलब रसिया की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको सीज करने के लिए एक रिजोल्यूशन पास किया जाए। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि रसिया अपने आप में एक विटो पावर कंट्री है, और अगर रसिया ने विटो लगा दी, और डेफिनेटली रसिया विटो लगाएगा, और रसिया ने अगर विटो लगाई तो जो वो रिजोल्यूशन है दोस्तों वो कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद कुछ लोगों का मानना ये भी है कि अगर जो सेकंड दूसरी बार कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है और उसमें 2/3 एग्रीमेंट, जो परमानेंट मेंबर है अगर उनका 2/3 एग्रीमेंट है, अगर वो साइन कर देते हैं तो भी उस रेजोल्यूशन को पास किया जा सकता है। बट दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम बनी हो ये है कि चाइना है। मान लेते हैं कि यूएस से यूके और फ्रांस तीनों साइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चाइना है वो शायद साइन नहीं करेगा। वो कम मतलब मुश्किल है, रेयर चांस है कि वो साइन करेगा, क्योंकि चाइना रसिया को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है और चाइना और रसिया दोनों मिला के इसका 40% बनाते हैं, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है कि रसिया की परमानेंट मेंबरशिप रिवोक की जा सकती है। बहुत ही रेयर और बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है। अब दोस्तों इसमें क्या है कि यूएनएससी में क्या होता है, जो 5 कंट्रीज है ना वो आपस में ये एग्रीमेंट करके दुनिया की किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। अगर सेफ्टी और ये जो सेफ्टी, पीस एंड मेंटेन डिफेंस और इसका हवाला देके ये पांचों कंट्रीज जो विटो पावर कंट्रीज हैं वो आपस में मिलके किसी भी नेशन पे वर्ल्ड में अटैक भी कर सकते हैं। अब दोस्तों जब अमेरिका के अंदर टेररिस्ट हमले हुए थे, जिसमें कुछ मतलब कुछ तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन जो कुछ संख्या थी जो हमले हुए थे उसमें जो लोग मारे गए थे उनमें दोस्तों अब उन लोगों का, मरे हुए लोगों का बदला लेने के लिए जो यूएस से है उसने यूएनएनसी में कुछ जो एक मिशन को रखा था, और उन्होंने फिर अफगानिस्तान में आके जैसे आतंकवादियों को मारा भी था। तो उस जो उनका मिशन था, स्टेट का जो मिशन था, उसको यूएनसी ने बहुत ज़्यादा प्रेज भी किया था, उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब जो यूक्रेन का नेबर है दोस्तों, एक पोलैंड कंट्री है, उसने ये बोला है कि जो रसिया है वो यूक्रेन का मोर देन हाफ पार्ट वो है जो कैप्चर कर चुका है। पोलैंड का कहना दोस्तों ये है। अब यूक्रेन डिमांड वर्ल्ड टू रिवोक रसिया परमानेंट मेंबरशिप। अब दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद क्या है कि यूक्रेन जो है वो बार बार अब वर्ल्ड से एक ही डिमांड कर रहा है कि रसिया है जो उसकी जो परमानेंट मेंबरशिप है ना वो हमें छीन लेनी चाहिए, उसकी जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। अब दोस्तों यूएन में जो यूएनओ है ना, जैसे इंडिया है, इंडिया किससे चलता है दोस्तों, इंडिया ग्रेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। अब दोस्तों यूएन है, जो यूएन का एक चार्टर होता है, यूएन भी चार्टर के अकॉर्डिंग चलता है, उसमें रूल्स लिखे होते हैं। चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन जो ये आप देख रहे हो, एंड स्टैच्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सैन फ्रांसिस्को 1945। तो दोस्तों जो यूएन में होता है वो भी वहाँ पे एक चार्टर होता है, उसमें रूल्स वगैरह लिखे होते हैं। तो उस चार्टर के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है, और उस चार्टर में अभी तक है ना 2 टाइम्स चेंज किया गया है, वो भी सिर्फ नाम बदलने के लिए दोस्तों। जो पहले 5 कंट्रीज होते थे वो ये कंट्रीज नहीं होते थे जो अभी हम पढ़ रहे हैं विटो पावर कंट्रीज, उस टाइम पे
वो अलग होते थे। तो जैसे दोस्तों 1971 में ताइवान को बदल के कहाँ चेंज किया गया था पीपल्स पार्टी, और उसके बाद लास्ट में 1971 में इसको क्या नाम रखा गया था, इसको बोला गया था चाइना। और जो 1991 में उसमें दोस्तों आपको पता है कि यूएसआर था, जो यूएसआर वो टूट चुका था, और यूएसआर में टूटने के बाद उसके जो टुकड़े हो गए थे, टुकड़े होने के बाद जो मेंबरशिप मिली थी वो रसिया को मिली थी बाय अल्मा अटा प्रोटोकॉल। अल्मा अटा प्रोटोकॉल दोस्तों ये प्रोटोकॉल है जिसमें कंट्रीज ने साइन करके दिया था कि हाँ अब हमारा मतलब जो ये है कि हम आपस में टूट जरूर चुके हैं, लेकिन हमारा फिर भी हम ये सपोर्ट करते हैं कि जो परमानेंट मेंबरशिप है वो रसिया को ही मिलनी चाहिए। अल्मा अटा प्रोटोकॉल में ये कंट्रीज ने साइन किए थे। अब दोस्तों रसिया के पास क्या है कि अब आपको अब देखो ये तो बहुत इम्पॉसिबल है कि रसिया की परमानेंट मेंबरशिप छीनी जा सकती है, लेकिन कुछ चीज़ों पे वो है कि रसिया के पास भी काफ़ी ज़्यादा सेफ पॉइंट है। रसिया भी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अब रसिया को क्या है कि रसिया इस वार को इसलिए भी इतना लंबा खींच रहा है क्योंकि देखो दोस्तों यूक्रेन को बार बार जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या यूक्रेन को जो बार बार दूसरे देशों से हथियारों की प्रॉपर सप्लाई मिल रही है, जिसकी वजह से रसिया इस वार को ज़्यादा आगे बढ़ाता जा रहा है, और मतलब इसको आगे बढ़ाता जा रहा है, और इसको आगे अभी रोकने का मुझे तो नहीं लग रहा कि दोनों कंट्रीज में अभी कोई खास प्रयास हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा वहाँ पे वेपन सप्लाई बढ़ रहा है तो यूक्रेन वापस उनके फोर्सेस के साथ उनको फिर दोबारा रिटेलिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर रसिया वहाँ से फिर दोबारा अटैक कर रहा है, और मतलब युद्ध अभी रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। एक दोस्तों रसिया का कहना इसमें ये है भी कि ये रसिया सोचता है कि जो यूएसए है वो एक पोलर सिस्टम बनाना चाहता है, या फिर यूएसए ऐसा काम कर रहा है कि जिसकी वजह से पोलर सिस्टम बन जाएगा। और दोस्तों ये पोलर सिस्टम बनने की वजह से फिर अब रसिया को क्या है कि रसिया नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में, रसिया भी क्या कोई नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चाहेगा कि एक पूरा पोलर सिस्टम क्रिएट हो और जिसमें सिर्फ एक ही कंट्री की पूरी पावर हो और सिर्फ उसी कंट्री की पावर चले। अब दोस्तों आईसीजे में रसिया ये भी बोल सकता है कि जो इलीगल एंट्री है रसिया में उसके लेकर भी रसिया ने अटैक किया, क्योंकि दोस्तों जो रसिया के पास में जैसे यूक्रेन है, अब यूक्रेन एक रीजन लोग ये भी मानते हैं कि दोस्तों अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो नाटो में शामिल होने की वजह से जो अमेरिकन फोर्सेज हैं वो यूक्रेन के अंदर आ जा सकती हैं, और अंदर आ जाने की वजह से तो क्या है कि रसिया के बॉर्डर के नज़दीक में यूएस फोर्सेज आ जाएंगी, और जिसकी वजह से मे भी वो फ्यूचर में क्या पता ये भी पॉसिबल हो कि वो एंट्री रसिया के अंदर करें। अगर ये कोर्ट में आईसीजे में मतलब इसको अगर मुकदमे को जैसे देखते हैं तो उसमें रसिया अपना डिफेंस में ये पॉइंट भी रख सकता है। अब दोस्तों इसमें जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है इसमें आर्टिकल 4 क्लॉज 51 में कुछ सेल्फ डिफेंस को लेके भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें सेल्फ डिफेंस में ये है कि अगर किसी कंट्री को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर खतरा है या उसकी यूनिटी के ऊपर खतरा आ रहा है या उसमें कुछ गलत एंट्री हो रही है या उसको अपनी किसी चीज़ को लेके विक्टो पावर कंट्रीज़ को अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि इससे मुझे खतरा है या उनके इंटरेस्ट के ऊपर बात आ रही है तो अपने सेल्फ डिफेंस में लेके वो हमला भी कर सकता है दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर। अब दोस्तों अगर सभी मिलके रसिया को मतलब अदर कंट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे रसिया की परमानेंट मेंबरशिप को छीनने के लिए, तो ये बिल्कुल मानना है कि लोगों का कि रसिया है ना फ्यूचर में, या अगर हमने रसिया को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया ना तो रसिया क्या है कि हैविली रिटेलिएट भी कर सकता है, क्यों हैवी फिर वापस में हैविली जवाब भी दे सकता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं, और मुझे नहीं लगता कि रसिया की परमानेंट मेंबरशिप छीनी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है और परमानेंट मेंबरशिप इतनी आसानी से नहीं जा सकती। हाँ लेकिन अगर ये पॉइंट भी बन रहा है, अगर लोगों को लगता है कि अगर रसिया की परमानेंट मेंबरशिप किसी तरह के चली गई तो वहाँ पे ये चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं कि इंडिया को रसिया की जगह परमानेंट मेंबरशिप दे देनी चाहिए। दोस्तों तो करंट में यही टॉपिक था और इसी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा अभी चर्चा हो रही थी, तो मैंने आपको जितना ज़्यादा डिटेल में हो सका मैंने बहुत ज़्यादा आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।